हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 14th मई के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट ऑन द राइट टू नो, इंटरनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की 83rd MEPC सेशन के आउटकम्स, रिवाइज्ड शक्ति पॉलिसी फॉर कोल एलोकेशन और नासा के एटलस सिस्टम द्वारा ट्रैक की गई एक नियर अर्थ एस्ट्रोनॉइड YR4 के बारे में आज लेटेस्ट अपडेट्स देखेंगे। लेट अस बिगिन। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट फैसला सुनाया है जिसमें पब्लिक के राइट टू नो को मजबूती से रीअफर्म किया गया है। ये केस था विकीमीडिया फाउंडेशन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को लेकर, जहां उन्हें विकिपीडिया से एक पेज हटाने को कहा गया था। आपको पता होगा दैट विकीमीडिया इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट रन्स द वेरी पॉपुलर विकीपीडिया पेज। अब द पेज इन कंसर्न ने ANI न्यूज़ एजेंसी से जुड़ी एक लीगल डिस्प्यूट को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस टेक डाउन ऑर्डर को डिसप्रोपोर्शनेट बताया और उसे सेट असाइड कर दिया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई करते हुए कहा कि राइट टू नो एक बेसिक राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। डियर एस्पिरेंट्स, इस रूलिंग की सिग्निफिकेंस काफ़ी गहरी है। सिटीजन्स का राइट टू नो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पब्लिक डिस्कोर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में मदद करता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करता है, पब्लिक अथॉरिटीज़ को अकाउंटेबल बनाता है और जस्टिस तक एक्सेस को इंश्योर करता है। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि पब्लिक डिस्कशन और क्रिटिसिज्म ऑफ कोर्ट्स डेमोक्रेसी का एक नेचुरल हिस्सा है और इसे बिना प्रॉपर एनालिसिस के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जा सकता। अब सवाल उठता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? यह किसी कोर्ट या जज के प्रति डिसओबीडियंस या डिसरेस्पेक्ट दिखाने वाला एक्ट होता है या फिर उसके ऑर्डरली फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की पावर देती है, वही आर्टिकल 215 हाई कोर्ट्स को ये पावर देता है और इस पावर को रेगुलेट करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 भी बनाया गया है। इस एक्ट के अंदर कंटेम्प्ट सिविल या क्रिमिनल दोनों हो सकते हैं। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तरफ। लंदन में अभी हाल ही में 83rd सेशन ऑफ IMO's मेरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमिटी यानी MEPC 83 का आयोजन हुआ। सबसे पहले समझते हैं IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका मेन काम है मैरीटाइम सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल शिपिंग को रेगुलेट करना। IMO के हेडक्वार्टर्स लंदन UK में हैं। एट प्रेजेंट IMO के पास 175 मेंबर स्टेट्स हैं और 3 एसोसिएट मेंबर्स भी। इंडिया भी IMO के टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है जिनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है ग्लोबल सीबॉर्न ट्रेड में। IMO के काम का मेन फोकस है मैरीटाइम सेफ्टी, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, लीगल इश्यूज, टेक्निकल कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी और एफिशिएंसी ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग। अब बात करते हैं IMO की सिग्निफिकेंस यानी इसके ग्लोबल इंपॉर्टेंस के बारे में। फर्स्टली, IMO ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करता है। आज के टाइम में दुनिया के 80% से ज़्यादा ट्रेड शिपिंग के जरिए होता है, इसीलिए शिपिंग रेगुलेशंस और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाना बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। सेकेंडली, IMO एक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है यूनाइटेड नेशंस के 2030 एजेंडा के लिए, स्पेसिफिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 यानी लाइफ बिलो वाटर, जिसका फोकस है मेरीन इकोसिस्टम्स की प्रोटेक्शन पर। थर्डली, IMO ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करता है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब मरीन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़, जिससे एनवायरनमेंट भी सेफ रहे और इकोनॉमी भी ग्रो करे। और चौथा पॉइंट, IMO मेरीन पोल्यूशन को रोकने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। चाहे वो ऑयल स्पिल हो या शिपरेक मैनेजमेंट हो, IMO इन सब पर इंटरनेशनल नॉर्म्स सेट करता है। इसीलिए कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं, जैसे सोलास इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी और मारपोल इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। मारपोल IMO का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, यानी मेरीन पोल्यूशन कन्वेंशन। ये कन्वेंशन 1973 में अडॉप्ट किया गया और 1978 के प्रोटोकॉल से मॉडिफाई हुआ था।
मार्पोल का इम्प्लीमेंटेशन के लिए MEPC बनाया गया है, यानी मरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमेटी। इस बार के MEPC 83 सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट सेट किए गए हैं, जैसे IMO ने नेट ज़ीरो बाय 2050 का टारगेट लिया है, जिसमें शिपिंग इंडस्ट्री करंटली 3% जो कंट्रीब्यूशन करती है उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। इसी के लिए कुछ इंटरिम टारगेट्स भी सेट किए गए हैं, 20 to 30% एमिशन रिडक्शंस बाय 2030 और 70 to 80% तक रिडक्शंस बाय 2040 विद बेसलाइन एज 2008। ये टारगेट्स SDG 14 लाइफ बिलो वाटर को अटेन करने में क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे और ब्लू इकोनॉमी के प्रमोशन को भी सपोर्ट करेंगे, जिसमें सस्टेनेबल मरीन रिसोर्सेज यूसेज पर फोकस होता है। अब बात करते हैं एक मेजर पॉलिसी डेवलपमेंट की, शक्ति पॉलिसी का रिवाइज्ड वर्जन। शक्ति यानी स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया को पहली बार 2017 में लॉन्च किया गया, द कोल एलोकेशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाने के लिए, स्पेसिफिकली फॉर थर्मल पावर प्लांट्स। इस पॉलिसी का रिवाइज वर्जन अब अप्रूव कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नई पॉलिसी में कोल एलोकेशन को लेके दो मेजर कैटेगरीज या विंडोज डिफाइन किए गए हैं। विंडो 1 कोल एट नोटिफाइड प्राइस, फिक्स्ड प्राइस पे कोल एलोकेशन होगा, सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ओन्ड पावर प्लांट्स के लिए। विंडो 2 कोल एट प्रीमियम प्राइस, सभी डोमेस्टिक कोल बेस्ड प्रोड्यूसर्स के लिए ओपन होगा, इंक्लूडिंग इंपोर्टेड कोल यूजर्स। ऑक्शन के थ्रू एलोकेशन होगा और प्राइस नोटिफाइड रेट से ज़्यादा होगा। ड्यूरेशन 12 मंथ से लेकर 25 ईयर्स तक हो सकता है। अब इस रिवाइज्ड पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या है? सिंप्लीफिकेशन, पहले के कॉम्प्लेक्स एलोकेशन प्रोसेस को ये सिंप्लीफाई करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, पावर प्रोड्यूसर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोल प्रोक्योर कर सकते हैं। एनकरेजमेंट टू इन्वेस्टमेंट, नए थर्मल पावर प्लांट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, स्पेशली कोल के नज़दीक वाले एरियाज में। रिडक्शन इन इंपोर्ट्स, इंपोर्टेड कोल बेस्ड प्लांट्स को अब डोमेस्टिक कोल मिलने का ऑप्शन मिलेगा। मार्केट एफिशिएंसी, विंडो 2 में PPA रिक्वायरमेंट हटाने से पावर प्रोड्यूसर्स मार्केट डिमांड के हिसाब से ऑपरेट कर सकता है। और आखिर में बात करते हैं एक स्पेस से जुड़ी इंपॉर्टेंट खबर की। नासा के फंडेड प्रोजेक्ट एटलस यानी एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम दुनिया भर में लगे टेलीस्कोप्स का एक नेटवर्क है जो हर 24 घंटे में नाइट स्काई को स्कैन करता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या NEOs को डिटेक्ट करने के लिए। दिसंबर 2024 में एटलस ने एस्टेरॉयड YR4 को डिस्कवर किया। ये एक नियर अर्थ एस्टेरॉयड है जिसका ऑर्बिट अर्थ के काफ़ी पास से गुजरता है। इनिशियल कैलकुलेशंस के हिसाब से इस एस्टेरॉयड के अर्थ से टकराने के चांसेस 3.1% था इन 2032, लेकिन अप्रैल 2025 तक नासा ने अनाउंस किया कि अर्थ से टकराने के रिस्क अब ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गए हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी अब भी है, 3.8% चांस कि ये एस्टेरॉयड मून से टकरा सकता है ऑन दिसंबर 22, 2032। अगर YR4 मून से टकराता है तो एस्टिमेटेड इम्पैक्ट एक 500 से 2000 मीटर का क्रेटर बना सकता है। ये एक्सप्लोजन हिरोशिमा बॉम्ब से 340 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होगा। अब आगे बढ़ते हैं कोट ऑफ द डे की तरफ। आज का कोट है, सिक्योरिटी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ थ्रेट बट द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस, बाय फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल बान की मून। इसका मतलब है कि सिर्फ खतरे का होना ही सुरक्षा नहीं होता है, बल्कि सबको न्याय मिलना भी ज़रूरी है। जहाँ न्याय होगा वही असली और सस्टेनेबल सिक्योरिटी पॉसिबल है। विद दैट डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के रेलिवेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में विद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे फोकस्ड। जय हिंद।